हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रकाश इंस्टीट्यूट बाय विशाल में। तो बच्चों, आज लाया हूं मैं आप सभी के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। बच्चों, पहले पार्ट में आप सभी ने ये सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने जाना कि केमिकल इक्वेशंस हमारे दो प्रकार की होती हैं, पहली बैलेंस्ड, दूसरी अनबैलेंस्ड। बेटा फिर हमने जाना कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग के बारे में। तो बेटा बैलेंसिंग के मैंने कुछ क्वेश्चंस किए और मैंने आपको भी दिए थे। तो बच्चों, मेरी आपसे काफी एक रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा, आप सीधे पार्ट 2 पे आ गए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज आप पार्ट 1 को जरूर देखिए, वरना आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। बेटा अब जरा पार्ट 2 पे आते हैं। तो बेटा आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है बेटा, हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले शुरू करने से पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट फटाफट हम उसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो बेटा क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहले एटम्स काउंट करने हैं। आयरन के 1, ऑक्सीजन के यहाँ 2, आयरन के यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर मैंने आपको क्या बताया था? एलिमेंट्स लिखने हैं इस साइड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इधर एलिमेंट्स, इधर क्या लिखने हैं हमको? क्या लिखना है बेटा? कि रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, यानी मैंने आर लिख दिया शॉर्ट में, यहाँ पे बेटा पी लिख दिया, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। कितने एलिमेंट्स है बेटा? एक एफ ही है, दूसरा ओ है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। बेटा आयरन के कितने हैं एटम्स? 1। ऑक्सीजन के कितने बेटा? 2। फटाफट बोलिए कितने प्रोडक्ट में? आयरन के कितने? 2। ऑक्सीजन के कितने बेटा? 3। अब बेटा साफ साफ दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है। देखिए आयरन के इक्वल नहीं है दोनों साइड, ना ही ऑक्सीजन के हैं। किसी एक के भी ना हो तो हमें बैलेंस करना पड़ेगी। अब बेटा ये 2 और 3 वाला तो खेल आप समझ ही गए होंगे प्रैक्टिस से, कि बेटा जब भी 3 हमें 6 बनाना पड़ेगा इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे? 3 है एक तरफ, 2 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को 6 बनाएंगे। कैसे? इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन भी ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी हो गया, जैसा जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब बेटा जो ऑक्सीजन है इसको देखते हैं हम। इसको बेटा कैसे करेंगे हम? इसको बनाना मुझे 6, क्योंकि इधर 6 हो गया, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे लगाऊंगा कोफिशिएंट 3। ओके। अब यहाँ पे आयरन को देखते कितना है बेटा? इधर 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोफिशिएंट 4 लगा दूंगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। तो बेटा इधर भी 4, इधर भी 4, बराबर हो गया, इक्वल। इधर बेटा 6 हो गए, इधर भी 6, बराबर। तो यानी कि मेरी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा क्या बन गई? 4Fe प्लस 3O2 2Fe 2O3। ठीक है बेटा, इसका नाम आप जानते होंगे, आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बेटा? इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? फेरिक ऑक्साइड। या इसका एक और नाम है बेटा, इसको हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया था। बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर में। तो बेटा एल्यूमिनियम की कितनी है? 1। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन की देखते हैं। बेटा है तो 1, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एटम 1 है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कितना है? 3 है। तो 1 इंटू 3 कितना आ गया बेटा? 3 है यहाँ पे, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन बेटा 1 इंटू 3 कितने हैं? 3 एटम्स है यहाँ पे। बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एटम्स है। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। ओके। अब इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा सबसे पहले एल्यूमिनियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, इनके अलावा कोई और नहीं है। सबको मैंने लिख दिया। अब बेटा एल्यूमिनियम कितने रिएक्टेंट साइड? 1। ऑक्सीजन कितना बेटा? 3। हाइड्रोजन कितना बेटा? 3। ओके। उसके बाद बेटा अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। बेटा एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन कितना बेटा? 3। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। ऑक्सीजन कितने बेटा? यहाँ पे 1। तो अब फिर से ऑक्सीजन आ गया, एक बार तो लिख दिया, तो दोबारा आ जाता तो मैं इसको +1 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बेटा यहाँ पे भी वही 3 2 हाइड्रोजन दिख रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 2 का क्या फंडा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, और इसको 2 से। तो बेटा इसको 3 से करूंगा हाइड्रोजन को, ये रहा हाइड्रोजन, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी होगा। कौन सा वाला ऑक्सीजन? अब यहाँ पे 3 और 1 दो लिखे बेटा, कौन से वाले ऑक्सीजन पे मल्टीप्लाई 3 करूं? बेटा जिसमें एक एटम है, यानी ये वाला, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा,
अब मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को जहां पे दे रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 बनाने के लिए, क्योंकि इधर 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएंगे। तो बेटा इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब बेटा ये सारे मल्टीप्लाई हो गए 2 से, यानी कि एल्यूमिनियम 2 टाइम्स हो गया और ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया, हाइड्रोजन तो हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे और एल्यूमिनियम को तो इक्वल होगा, कितना हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2। इसको देख लेते हैं क्या इक्वल हुआ 6, एंड यहाँ पे 3 + 3 कितना होगा 6। ये बेटा 6 ये 6, तो मतलब सारे मेरे इक्वल हो गए, सारे मेरे नंबर ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट्स के इक्वल हो गया। तो मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा क्या बन गई, 2AlOH3 गिव राइज टू Al2O3 प्लस 3H2O। ठीक है बेटा, नाम क्या है इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने दिया था, लास्ट क्वेश्चन आपको। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, ये हमें फाइंड करना। तो बेटा एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। यानी कि जो टोटल मास है एलिमेंट का, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो दोनों इक्वल होंगे। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इधर लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं हम LHS और RHS, बेटा दोनों तरफ हमारे मास क्या आने चाहिए, बराबर होते हैं। ठीक है, ना मास खत्म होता है ना मास क्रिएट होता है, यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो मेरे नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ये मेरे सेम रहते हैं आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन। बिल्कुल, इसीलिए तो बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ एटम्स मेरे बराबर है। तो ये भी ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये केमिकल कंपोजिशन की। तो क्या मेरा केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, नहीं बेटा। अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा तो ये केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ये फिजिकल चेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, केमिकल चेंज की एक कंडीशन थी, क्या थी, कि एक नया प्रोडक्ट बनेगा विद नई केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि नए केमिकल कंपोजिशन के साथ नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी को कहते हैं केमिकल चेंज, तभी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन सेम रहे। तो ये बेटा फॉल्स, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मास बन सकता है और ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मेरी, सी। इसका आंसर होगा सी। यहां तक हमने अपना पिछले लेक्चर का होमवर्क कर लिया। ओके, उम्मीद करता हूं आप सबके आंसर यही आए हो। ठीक है, अब बेटा हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस शुरू करने से पहले आपको एक सिंपल चीजें बताता हूं कुछ। बेटा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक एलिमेंट रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाए। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आयरन जो है बेटा वो गोल्ड में, Au यानी कि गोल्ड में बदल जाए, या ऑक्सीजन में बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ना कभी ऐसा होगा बेटा कि रिएक्शन में इसके एटम्स जो बेटा 2 हैं, या मान लो यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे आके अचानक से 4 हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आयरन है ही नहीं, अचानक से उत्पन्न हो जाए, तो यानी कि बराबर ही एटम्स होंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब एक फिर केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है, जब बदल भी नहीं रहे हैं तो हो क्या रहा है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बेटा, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। क्या होता है बेटा, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जुड़ते हैं। यानी कि पुराने रिश्ते टूटकर नए रिश्ते जुड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हमारे एनसीईआरटी में 5 तरीके के हमें केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है हमें,
नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट में फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा हम इन सबके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इन सबके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा क्या होता है? अ रिएक्शन in which two or more substances combine to form a single product is called combination reaction। यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर कंबाइन करके फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इसे मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जनरल फॉर्मूले में बात करूं तो दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जितने भी इक्वेशंस होंगे मेरे इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा इस तरफ फॉर्मूले होंगे, वो मिलके एक ही कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम पढ़े जा रहे हैं शुरू से ही। क्या है बेटा वो? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, अब बेटा ये क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बेटा क्योंकि उसमें दो, देखो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, और हमारी डेफिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ए यानी कि ये हो गया मैग्नीशियम प्लस बी, इसने क्या बना दिया सी। ये मैंने आपको यही जनरल फॉर्मूला दिया था, ये यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाया। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, कार्बन यानी कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? जब हम कोयले को जलाते हैं वो कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जब जलाते हैं तो बेटा वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है? हीट। ये तो आपने देखी होगी, कार्बन गर्म हो जाता है, ठीक है, कोयला गर्म हो जाता है तो हीट रिलीज होती है। बेटा ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी जरा गौर करना, मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्यों कहा? क्योंकि बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट मेरा बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो बेटा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये दोनों का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों है। ठीक है, अब बेटा इन सबकी स्टेट्स में मेंशन कर देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे, सॉरी सीबीएसई में, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, साथ में उनके स्टेट्स भी आपको लिखने पड़ेंगी। तो बेटा ये आपने देखा ही है, मतलब पढ़ाई है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ये मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में, तो बेटा मैंने यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है? रिबन होता है जो बेटा सॉलिड होगा, ऑफकोर्स सॉलिड है। बेटा ये किससे रिएक्ट करता है? जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, यानी कि गैसेस फॉर्म में क्या बनाता है बेटा? राख बनाता है। तो बेटा राख क्या है मेरी? सॉलिड, सॉलिड स्टेट में। बेटा ये वाला हम रिएक्शन पढ़ते हैं। बेटा इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो होती है ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके वाटर बनाती है, यानी लिक्विड वाटर, लिक्विड हो गया। बेटा कोयला मेरा क्या होता है? सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा यानी गैस में, जो इन्वायरमेंट में गैस, बेटा क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जो पहले के टाइम पे हम पुताई वगैरह करते थे तो हम चूना यूज करते थे। क्या यूज करते थे? चूना। तो चलिए उसके बारे में जरा ध्यान से पढ़ते हैं। तो बेटा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा कॉमनली हम लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये बेटा इस तरीके का पाउडर होता है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का। ठीक है, जब इसको पानी में बेटा मिलाया जाता था या मिलाया जाता है तो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, यानी कि स्लेट लाइम, ये कॉमन नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका आप सॉल्यूशन का कलर देख सकते हैं बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। तो बेटा जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से मिलाया जाता था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, साथ में ये जो मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता था ये बेटा गर्म हो जाता था। गर्म होने का मतलब हीट प्रोड्यूस हुई। तो बेटा मैंने जस्ट अभी आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यहां तक आप समझ गए? तो मैं अभी इनके स्टेट्स मेंशन कर देता हूँ। ये बेटा सॉलिड है मेरा, ये बेटा लिक्विड, पानी में मिलाया तो बेटा क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसको पानी में मिला दिया हो, जो पानी में घुल गया हो,
जो पानी में घुल गया हो। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, इसके ये जो चूना होता है, इस चूने को सॉल्यूशन को यानी कि स्लेक लाइम को हम क्या करते हैं, पुताई के लिए यूज करते थे। अब नहीं करते, आजकल तो एशियन पेंट वगैरह डिस्टेंपर वगैरह हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। पहले के टाइम में हम चूना लाते थे, उसको पानी में मिलाते थे, फिर उसको हम दीवारों पर अप्लाई करते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा क्या होता था, इसको हमने अप्लाई कर दिया, किसको, CaOH2 को, स्लेक लाइम को, यानी कि कार्बन सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने अप्लाई कर दिया। ये क्या होता था, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती थी उसके साथ रिएक्ट करके ये बेटा बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर ना व्हाइट होता है, इसी वजह से शाइन देती थी हमारी दीवारें, इसीलिए लोग कर देते हैं इनसे व्हाइट वॉश यानी कि पुताई करा देते हैं। और बेटा साथ में रिलीज होता था वाटर। ठीक है, ये तो आपको भी पता ही है इसकी स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन, घोली तो यूज करा, ये वाला सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरे एनवायरमेंट से यूज हुई यानी गैसेस फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड हो जाता था बेटा। ठीक है, और मेरी लिक्विड की फॉर्म में वाटर रिलीज हो जाता था। अब आपको एक और फैक्ट बताऊं इंटरेस्टिंग, जो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ये जो लिखा है CaCO3, बेटा मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है, सेम यही सेम फॉर्मूला होता है। अगर कहीं मार्बल आ जाए तो बेटा मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है और नाम भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। और चौक का भी यही होता है बेटा, चौक भी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर बनी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे अभी मैं बहुत बात कर रहा था लास्ट स्लाइड पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा अभी केमिकल रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जिनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा, हीट इज रिलीज्ड, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, उन्हें हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हीट रिलीज होगी, जैसे अभी मैं एग्जांपल देता, कोयला कोयला जलाता तो बेटा क्या हुआ था, हीट रिलीज। तो आपने तो देखा ही होगा, तो जनरली डेली लाइफ का एग्जांपल है, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है वो काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे चूना था, चूने का भी एग्जांपल दे बेटा, जब चूने को पानी में डाला जाता है तो वो काफी गर्म हो जाता है, उसको जब फील करते हैं तो ऐसा जल तो नहीं जाता कार्बन की तरह, लेकिन वो हम फील करते हैं तो गर्म गर्म हमें बीकर फील होता है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। अभी ये हमने एग्जांपल पढ़ा जस्ट कि कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि चूने को पानी में डाला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हुई। ठीक है, CH4, बेटा CH4 क्या होता है, CH4 के बारे में बता देता हूँ बेटा। CH4 होती है हमारी मीथेन गैस, इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। ओके, ये जब जलाई जाती है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में वाटर रिलीज करके हीट भी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, कोयला ये तो जस्ट अभी पढ़ा है कि कोल को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बन गया, CO2, और हीट रिलीज हुई। ठीक है, अब इन सब की स्टेट्स तो आपको पता ही है, मैं इसकी लिख देता हूँ मीथेन की। बेटा गैस होती है मीथेन गैस, ये जब O2 गैस रिलीज होती है तो CO2 गैस बनाती है और साथ में, अब यहाँ पे H2O जो है बेटा ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, ये गैसेस फॉर्म में होगा क्यों, क्योंकि ये वेपराइज हो गया, क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो आपके, मेरे और प्लांट्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है, इनके जीवन के लिए। क्या होता है बेटा, हम खाना खाते हैं तो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, तो बेटा जो डाइजेस्ट खाने से हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, हम उससे जो जनरेट करते हैं एनर्जी, वो रेस्पिरेशन के द्वारा जनरेट करते हैं। मैंने आपको रेस्पिरेशन शुरू में ही बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा C6H12O6 ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो हमने खाना खाया उससे बना हमारा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होता है, तो बेटा जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया मतलब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हुआ और फिर हमने जो छोड़ा, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और साथ में हमें मिली एनर्जी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट
है, ये एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई बोर्ड जो है कई बार पूछ चुकी है इस रिएक्शन और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसके इस रिएक्शन को, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया और कॉम्बिनेशन भी। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एनसीईआरटी में भी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऐसा सब्सटेंस जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है उसको बताइए। तो बेटा यहाँ पे मैं अपनी बताता हूँ। मैंने क्या करा था बेटा, जब मैं था 9th क्लास में, सॉरी 10th में, तो जब मेरे क्लास टेस्ट वगैरह हुआ था तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। यहाँ पे मैंने क्या करा जल्दबाजी में कि मैंने देखा सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब इसका एक सॉल्यूशन यूज होगा। लेकिन बेटा आप जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन यूज हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन यूज हो रहा है वो बताइए। बट इसका सॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है, ये तो खुद एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी को फंसा कैसे रही है, देखिए उसका सॉल्यूशन यूज हो रहा है। अब जब मैं इस क्वेश्चन पे आया तब मैंने देखा कि विद वाटर रिएक्ट कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। तो बेटा इसके साथ तो मैं कोई रिएक्शन दे ही नहीं रखा वाटर के साथ, अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं ना ऐसा कोई रिएक्शन होता है कि CaOH2 प्लस 2 से मिलके होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH2 प्लस हीट। अब बेटा इसको पानी में मिला के कोई थोड़ी रिएक्शन है, इसके साथ है। दूसरा, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, यानी कि सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन यूज होता है। तो यानी कि बेटा ये नहीं है, इसका आंसर है ये है बेटा सब्सटेंस सब्सटेंस एक्स, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये नहीं है, ये बेटा फॉल्स है, इसको नहीं, ठीक है। ये मत लिखना, मैंने एक बार लिख दिया था, मेरे मार्क्स कटे थे, इसलिए मुझे अभी तक याद है, ठीक है बेटा। तो नेम द सब्सटेंस एक्स, तो बेटा वो क्या सब्सटेंस हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या सही आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर, बेटा वाटर के साथ क्या रिएक्शन है मैंने लिख दिया पहले ऑलरेडी, थर्ड हो गया ये। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके कॉमन नेम भी लिख देना और अच्छा लगेगा, स्लेक लाइम। और इसका क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का लाइम या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में है तो आप ये भी लिख दीजिएगा कॉमन नेम, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 को। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये पूछ रहा है कि हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, हम उसको क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। बेटा जैसा मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, बेटा क्या होता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम उसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है आपको बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में आ रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड इसको कई बार पूछ चुका है और आगे भी शायद है कि पूछेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सिंस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। और साथ में इसकी हम क्या लिख देंगे, केमिकल इक्वेशन लिख देंगे जो क्या है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज किस स्टेट में होता है बेटा, एक्वस होता है, प्लस 6O2, जैसे मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले भी, अभी फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये गैसियस फॉर्म में नहीं होती है ऑक्सीजन, किस फॉर्म में होती है बेटा, एक्वस, क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व होती है, ठीक है। सिमिलरली CO2 भी जो रिलीज होती है, ये प्रोडक्ट में होती है बेटा, रिलीज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये भी एक्वस फॉर्म में होती है, प्लस वाटर रिलीज होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ में रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है बच्चा। तो अभी तक हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं जो क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डिकम्पोजिशन को समझते हैं क्या होता है। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits into two or more similar substances is called decomposition reaction। यानी कि बच्चा एक कंपाउंड
एक कंपाउंड स्प्लिट टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस में, यानी कि एक रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्म हो जाएंगे, मतलब वो बन जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या होगा, रिएक्टेंट होगा एक रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बेटा थोड़ा उल्टा नहीं कॉम्बिनेशन से, जरा कॉम्बिनेशन को समझते हैं। कॉम्बिनेशन क्या था, अभी आपको समझ में आ जाएगा उल्टा है या नहीं है। बेटा कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक मिनट इरेज कर देते बेटा। यहाँ पे कितने बेटा, एक प्रोडक्ट बना रहा था, तो उल्टा नहीं है। तो बेटा डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कई सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट बेटा कई सारे प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ याद आया, मैंने अभी आपको बताया था कि मार्बल और चौक का केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट याद आया, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जो फॉर्म होता है, ठीक है, वही उसी को आप क्या करते हैं, उसी का डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लाइम में मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं। और बेटा क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके बेटा, ये क्या है, ये जो डेल्टा, ये जो साइन लगा रखा है ट्राइंगल सा, इसके बारे में मैं जरा आपको बताता हूँ। बेटा ये जो ट्राइंगल है इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है बेटा, हीट। क्या मीनिंग होती है बेटा, हीट। ठीक है, अब बेटा अगर ये इधर लगा, एरो पे लगा है या फिर रिएक्टेंट के साथ लगा है प्लस करके, तो बेटा इसका मतलब है हीट दी है हमने या उसने एब्जॉर्ब की है, यानी कि रिएक्टेंट ने हीट क्या किया है बेटा, एब्जॉर्ब की है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें टूट गया वो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर यही डेल्टा इस साइड लगा होता है, जैसे हम हीट लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस यहाँ पे हीट लिख रहे थे इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH2 प्लस हीट। अब यहाँ पे हीट ना लिखे, मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस डेल्टा का मतलब है बेटा हीट रिलीज हुई है। क्या है बेटा, हीट रिलीज हुई है। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, यहाँ पे डेल्टा लिखा है या फिर इसमें प्लस के साथ डेल्टा लिखा हो, इसका मतलब बेटा हीट एब्जॉर्ब हुई है। क्या हुई बेटा, हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब बेटा हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं, जो ऊपर लिखा है इसको मैं रेज कर देता हूं, इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इसकी इन सब की स्टेट लिख देता हूं। बेटा इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, समझ गए। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बेटा थोड़ा सा पहले फेरस सल्फेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेटा फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा FeSO4.7H2O। क्या होता है बच्चा, FeSO4.7H2O, कोई गैप नहीं होता बीच में से। ठीक है, सारे एक साथ होते हैं। ठीक है, विदाउट गैप। बेटा ये जो 7H2O है, क्या है ये 7H2O, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा जब क्रिस्टल बन रहा होता है, जब फॉर्मेशन हो रही होती है फेरस सल्फेट की क्रिस्टल की, तो बेटा ये वाटर जो है इसके स्ट्रक्चर के साथ फॉर्म, मतलब इसके स्ट्रक्चर में चला जाता है और इसके स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। और इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, अब बेटा जरा इसको हीट देते हैं फेरस सल्फेट को। तो बेटा जब हीट देते हैं हम, तो सबसे पहले बेटा ये सॉरी, जब हम फेरस सल्फेट को हीट देते हैं तो बेटा सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही उड़ता है। ठीक है, ये वाटर जो 7H2O ये वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, अब सिर्फ FeSO4, इसको कहते हैं हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं बेटा,
एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है। क्योंकि इसके साथ जो वाटर था 7:2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो उड़ चुका है। एनसीईआरटी ने यहाँ से सीधे इसको शुरू करा रिएक्शन को, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। तो बेटा इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, ठीक है, डेल्टा मतलब यहाँ पे हीट किया, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड और कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये दोनों गैसेस बेटा कैसी होती है, हमारी कलरलेस होती है, ठीक है बच्चा। अब बेटा जरा इनके बारे में बताया तो बेटा फेरस सल्फेट का कलर तो आपको पता ही है, ग्रीन, अभी मैंने बताया। और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इनकी स्टेट्स लिख देता हूँ बेटा, ये सॉलिड स्टेट की क्रिस्टल है, सॉलिड स्टेट हो गया सिंपल। बेटा फेरिक ऑक्साइड आपको पाउडर दिख रहा है तो क्या है, ये सॉलिड हो गया। बेटा ये मैंने भी आपको बताया ये गैसेस होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्यों बेटा, ये भी हीट की वजह से टूट रहा है, ठीक है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब बेटा एक बात बताता हूँ, एक जब भी ये रिएक्शन हो आपकी लैब में, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी अगर ये रिएक्शन करा हो रहा है या आप कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि कभी भी टेस्ट ट्यूब को जब आप गर्म कर रहे हैं, इसको हीट देंगे आप, इसमें फेरस सल्फेट डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और इसको गर्म करेंगे, बेटा कभी भी इसको अपनी तरफ ना करें, माउथ को जो ओपनिंग होती है टेस्ट ट्यूब की अपनी नोज की तरफ ना करें, अपने माउथ की तरफ। बेटा क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है, बेटा काफी इसकी पंजेंट स्मेल होती है, काफी तीखी और गंदी सी स्मेल होती है। तो आप इसको हमेशा इस तरीके से रखें, दूर रखें, ठीक है, थोड़ा दूर होकर इस रिएक्शन को करें ताकि डायरेक्ट आपके नोज में सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ना चली जाए, ठीक है बेटा। ये तो होगी प्रिकॉशन की बात। ओके बेटा, अभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद है, उसमें क्या हो रहा था कि हीट रिलीज हो रही थी। अब बेटा ऐसा भी इसमें हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या हमने इसके लिए भी कोई नाम रखा है? जी बेटा बिल्कुल, इसके लिए हमने नाम रखा है, ये है बेटा हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी या हीट, ठीक है, क्योंकि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है इसलिए मैंने एनर्जी कह दिया, ठीक है। तो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई सब्सटेंस, ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मान लीजिए कुछ सब्सटेंस रखा है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आसपास क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इसीलिए मैंने बर्फ का आइकन लगा रखा था एंडोथर्मिक पे, ठीक है। इसके बेटा एग्जाम्पल्स जान लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, हीट देना, उसकी वजह से कोई चीज टूट गई, ये भी बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और बेटा आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे फोटोलिसिस को, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस को। ये क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसके अंदर आता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन तो है ही, साथ में ये एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है बेटा। लेड नाइट्रेट जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है PbNO3 बेटा। लेड नाइट्रेट होता है व्हाइट कलर का पाउडर, बेटा ये जब इसको गर्म करते हैं, ये देखिए यहाँ पे साइन दे रखा है कि हीट करा है हमने, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया डेल्टा मींस हीट, तो हमने इसको जब हीट किया तो बेटा येलो कलर के लेड मोनोऑक्साइड में टूटता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जनरेट करता है, ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है इसका कलर क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है बेटा इसका, रेडिश ब्राउन, ठीक है बच्चा। अब इन सबके मैं स्टेट्स को लिख देता हूं। बेटा आपको दिख रहा पाउडर है, तो जब भी आपको पाउडर टाइप दिखे तो बेटा साफ आप सॉलिड लगा देना बिना सोचे समझे, ठीक है। इसका ही पाउडर दिख रहा है, ये भी सॉलिड। बेटा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको दिख रही है गैसेस फॉर्म में, तो क्या है, गैस, और ऑक्सीजन जनरली गैसेस फॉर्म में ही होती है, ठीक है। सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन था, अभी तक हमने इस चैप्टर में, ठीक है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने जो पढ़ा रेस्पिरेशन, वहां पे एक्वस में था, ठीक है। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बेटा इलेक्ट्रो, पहला क्या है
इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे लाइसिस। क्या है? लाइसिस। तो इस लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक करना या स्प्लिट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई कंपाउंड टूट रहा है, कोई कंपाउंड टूट रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा अभी हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब बेटा क्या होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है? क्या दी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा वॉट तो ये किस में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। और ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर टूट के क्या बनना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है बच्चा, अब इनकी आपको स्टेट्स तो पता ही होंगी, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा ये लिक्विड स्टेट, बेटा ये गैस स्टेट, ये भी बेटा गैस स्टेट। समझिए यहाँ तक आप? बेटा अब इसको जरा समझते हैं कि आखिर होता कैसे है इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरीके से बेटा क्या होता है? पानी है, पानी में हमने क्या करा? दो इलेक्ट्रोड्स डाले। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। बेटा ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इनको लेते हैं हम, इन दोनों को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, एक को पॉजिटिव साइड से, दूसरे को नेगेटिव साइड से। ठीक है, जो बेटा पॉजिटिव साइड होती है इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं बेटा? एनोड। जो नेगेटिव साइड होती है इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, इनको इसको कहते हैं कैथोड, और इस वाले को, पॉजिटिव वाले को, एनोड। ठीक है बेटा, अब क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स, अब यहां से बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, और पानी में भी मूवमेंट होगी। अब बेटा हम समझते हैं कि H2O है। ठीक है, इस ये टूट जाता है बेटा H प्लस और O2 माइनस में। किसमें? H प्लस और O2 माइनस में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, टूट गया। अब बेटा आपने ये चीज पढ़ी होगी या आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। बेटा क्या है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अपोजिट चार्जेस क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यानी प्लस और माइनस, यहाँ पे इधर माइनस है, ये आपको दिख रहा माइनस, तो बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, तो H प्लस चला जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस इस तरफ होगी, और O2 माइनस किधर अट्रैक्ट होगी? प्लस की तरफ। तो बेटा ये जाएगी इस तरफ, प्लस की तरफ, यानी एनोड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे बनेगी हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अलग, दोनों अलग अलग जगह मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ इस इमेज को, ताकि आप अच्छे से देख सकें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इमेज को। बट आप देख सकते हैं जो एनोड है, यानी पॉजिटिव वाला, इस पे आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे बबल्स कम है, और इधर जो है नेगेटिव साइड कैथोड पे, यहाँ पे बेटा बबल्स ज्यादा है। ये कोई एरर नहीं है, इमेज का एरर नहीं है कि यहाँ पे कम या यहाँ पे ज्यादा है। बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज है। ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका, चलो मैं इसका जवाब आपको इससे देता हूँ, केमिकल रिएक्शन से। इसका जो जवाब छुपा है वो केमिकल रिएक्शन में ही छुपा है, इसके केमिकल इक्वेशन में। बेटा क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन? 2H2O गिव्स 2H2 प्लस 1O2, यानी O2 नहीं लिखा है यहाँ पे 1, यानी क्या लिखा है यहाँ पे? O2, तो 1 ही हुआ। ठीक है, मैंने गलती से 1 लगा दिया वहां पे। तो बेटा देखिए क्या कहने का मतलब है, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट कर क्या दे रहे हैं हमको? दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, इसीलिए बेटा ये देखिए ये ज्यादा बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा बन रही है ऑक्सीजन से, ये ज्यादा है ये कम है। आपको साफ दिख रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल है, ये दो दे रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल में दे रहा है। इसीलिए बेटा आपको कैथोड पे ज्यादा बबल्स ऑफ गैसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा बबल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। बट अब तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी तोड़ लिया किसी चीज को। अब बेटा क्या और भी तरीके होते हैं? एक और तरीका जो आपको उनको बताया था, फोटोलिसिस। बेटा फोटोलिसिस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब बेटा फोटो मीन्स होता है सनलाइट या लाइट। ओके, एक मिनट बेटा, मिस्टेक हो गई मेरे से। सनलाइट। तो बेटा जो सनलाइट की वजह से किसी चीज को तोड़ने को हम कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं?
फोटोलिसिस। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बेटा सिल्वर क्लोराइड जो मेरा होता है वो होता है व्हाइट कलर का। जब इसको सनलाइट में रख देते हैं, तो बेटा ये ग्रे कलर के सिल्वर में बदल जाता है। ठीक है, सिल्वर का कलर तो आपको पता ही होगा, ग्रे कलर। ठीक है, ये कलर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में आ जाते हैं। ठीक है, कि एक कंपाउंड था, इस तरीके से सवाल बता रहे थे कि एक कंपाउंड था, मैंने उसको धूप में रखा तो वो ग्रे कलर का हो गया, तो उसकी केमिकल रिएक्शन रखिए, कंपाउंड क्या था उसके नाम बताइए, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, तो सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का था वो टूट गया, ग्रे कलर के सिल्वर में टूट गया। इसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी जनरेट हुई। ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस हमारी किस तरीके की होती है, येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन इसका कलर होता है क्लोरीन गैस का। ठीक है, स्टेट्स बेटा इसमें ऑलरेडी लिखे हैं, सॉलिड कलर का होता है। मैंने आपको बताया पाउडर है किसी भी चीज का तो वो सॉलिड है, आंख बंद करके लिख दो बेटा, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैसेस फॉर्म में, तो गैस लिख दिया। समझ में आपको आ गया फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बेटा सेम सेम यही रिएक्शन करता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है, याद रखिएगा, पेल येलो, हल्के येलो कलर का होता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। ये भी जब सनलाइट की में रख दिया जाता है तो उसके एक्सपोजर से, मतलब सनलाइट पड़ते ही ये क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद ग्रे कलर में बदल जाता है, सिल्वर में। और साथ में ब्रोमीन गैस उत्पन्न होती है। बेटा ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, ब्राउन कलर की क्या निकलती है, ब्रोमीन गैस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो है काफी ज्यादा पहले यूज होता था फोटोग्राफी में। कौन सी फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब तो बेटा डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल ही होता है। ठीक है, पहले के जो कैमरे होते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें बेटा ये रिएक्शन यूज होता था। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन हमारा यूज होता था। तो बेटा अभी तक हमने कितने टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए, दो टाइप के, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। दोनों एक दूसरे के उल्टे थे। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को बना रहा था। ठीक है, अब बेटा थर्ड टाइप पे चलते, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये हम समझते हैं। A reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। नहीं समझ में आया कुछ भी, समझाता हूं आपको। बेटा एक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए ए की दोस्ती बी के साथ है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ए की दोस्ती बी के साथ है, अच्छी दोस्ती चल रही है इनकी। बेटा एक अब आ गया सी, क्या हो गया, सी आ गया। दुनिया में कई लोग होते हैं, तो इस तरीके से इसको सी दिख गया, बी को सी दिख गया। अब बेटा ये ज्यादा अट्रैक्टिव था, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, मोर अट्रैक्टिव, ये ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो बी जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, अट्रैक्ट होने लगा, इसको देखा तो इसको थोड़ा फीलिंग्स आई, और ए का इसने साथ छोड़ दिया, और अब इसने बना लिया बेटा बी प्लस सी। अब इन दो, सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने दोस्ती करके बी सी एक कंपाउंड बना लिया। अब ए अकेला रह गया, क्या रह गया, ए अकेला रह गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे हुआ क्या, जो सी था उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसने धक्का दे दिया, हटा दिया, किसको, ए को हटा दिया, ए को हटा दिया, ए अब अकेला रह गया। इसीलिए बेटा इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि उसे डिस्प्लेस कर दिया, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बेटा अब आपको देखो डेफिनेशन समझ में आएगी, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, अट्रैक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, ये तो समझाने की लैंग्वेज में था, क्या आएगा, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट करने वाला एक एलिमेंट आएगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसको क्या करेगा, धक्का देके अब उसकी जगह ले लेगा और उसको अकेला छोड़ देगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। और क्लियर करने के लिए थोड़े इसके एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बट अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। बेटा क्या करते हैं, हम एक नेल लेंगे, आयरन नेल, इसमें क्या करेंगे बेटा, कोई भी जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश नेल होनी चाहिए, उसे यूज करेंगे और उसको सैंड पेपर से रगड़ लेंगे। ऐसा क्यों, ताकि इंप्योरिटीज हट जाए। ओके,
अब बेटा जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो हम लेंगे कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होता है जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा जो आयरन होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा मैंने आपको बताया जब ज्यादा रिएक्टिव चीज आ जाएगी तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी, उसको हटा देगी, और क्या बन जाएगा बेटा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ब्लू से क्या हो गया बेटा, ग्रीन कलर का हो गया। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ने कॉपर को हटा दिया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर अकेला रह गया। और ये अकेला कॉपर आपको कहां दिख रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ओके, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसकी स्टेट क्या हो गई, सॉलिड हो गई। ऐसे यहाँ पे नील क्या था, सॉलिड था, और दोनों सॉल्यूशन है यानी कि एक्वस फॉर्म। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। बेटा जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, बेटा कॉपर सल्फेट का तो आपको कलर याद ही हो गया होगा, अभी हमने पढ़ा बेटा ब्लू कलर का। बेटा यहाँ पे फिर से कॉपर जो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, यानी कि फिर से जिंक क्या करेगा, कॉपर को लात मार देगा तो क्या बना देगा बेटा, जिंक सल्फेट और कॉपर बना देगा। ठीक है बेटा, जिंक सल्फेट का क्या कलर है, जैसा आप अपनी इमेज में देख सकते हैं, कलरलेस। कॉपर का तो आपको कलर पता ही है, ब्राउन कलर का होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल इसका पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बेटा लेड, लेड जब बेटा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे फिर से कॉपर लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू, सॉरी कॉपर जो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू लेड। अब क्या होता है, फिर से लेड क्या करेगा, इसको लात मार देगा, हटा देगा और बना लेगा खुद का एक कंपाउंड लेड क्लोराइड, और कॉपर बेचारा फिर से अकेला रह गया। ओके, तो बेटा हमने तीन प्रकार के केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। पहला था बेटा कॉम्बिनेशन, दूसरा उसका अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स exchange ions to form two new compounds is called a double displacement reaction। ठीक है, क्या होता है बेटा, अभी समझाता हूं मैं आपको। बेटा क्या होता है, मान लीजिए एक कंपाउंड है ए बी, ये एक कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड है मेरा सी डी। ओके, इन दोनों को मैंने सॉल्यूशन बनाया, दोनों को पानी में घोला, तो बेटा बनाइए ए प्लस एंड बी माइनस, ये डिसोशिएट हो गया। ये बना बेटा सी प्लस और डी माइनस में, यानी इसके आयंस बन गए, इन्हें बेटा आयंस कहते हैं। बेटा कौन से कंपाउंड आयंस में टूटते हैं, कौन से नहीं, किस तरीके से टूटते हैं, बेटा इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे सॉल्ट टॉपिक में, जब एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इस बात करेंगे। ठीक है, तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझ लीजिए कि ये टूट गया कंपाउंड। ओके, अब क्या होगा बेटा, जो ए है ये बी के साथ रह रह के इसका मन भर गया, इनका इतना इतना लड़ाई होती है, इनका ब्रेकअप होगा, इसको उसके साथ नहीं रहना है कभी के साथ। तो क्या होगा बेटा, ए है अपना अब जब ये साथ में मिले, इनको जब मिलाया गया तो क्या हुआ, इसने पार्टनर दूसरा ढूंढ लिया, यानी कि डी माइनस ढूंढ लिया। ठीक है, अब इस ए प्लस ने सी प्लस से क्यों नहीं दोस्ती की बेटा, दोनों प्लस प्लस हैं इसलिए। ठीक है, एक मेल होता दूसरा फीमेल होना चाहिए मैरिज में, तो इसको अब शादी करनी तो ऑफकोर्स माइनस ही देखेगा, इसलिए इसने डी प्लस से शादी कर ली, और क्या बन गया, ए टी बन गया। ओके, इसी प्रकार बेटा अभी बी माइनस अकेला रह गया, ऐसा नहीं कि अभी अकेला रह गया, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बेटा, सी प्लस। ओके, तो क्या बना लिया बेटा इसने कंपाउंड, बी सी बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट से अलग क्यों है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, यहाँ पे बी अकेला रह जाता, यहाँ पे अकेला नहीं रहेगा, ये एक और साथी ढूंढ के किसी और के साथ कंपाउंड बना लेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अकेला नहीं रहता, इसलिए से कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, पहला ए ने क्या करा, सी को हटा दिया, डी से जुड़ गया, ऐसी बी ने क्या करा, सी को सॉरी डी को हटा दिया और सी से जुड़ गया। ओके, यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होते, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसकी जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स exchange ions to form two new compounds is called double displacement reaction। ओके बेटा, दो कंपाउंड से उन्होंने आयन एक्सचेंज करे और दो नए सब्सटेंस बना लिए, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले आप एक रिएक्शन को देखिए और ऑब्जर्व करिएगा। ओके, यहाँ पे बेटा मैंने दो केमिकल्स लिए हैं, एक लेड नाइट्रेट जो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कौन सा बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। दोनों के आप सॉलिड स्टेट देख सकते हैं, दोनों किस टाइप के हैं, व्हाइट पाउडर होते हैं।
मैंने इनको अच्छे से मिलाया तो बेटा क्या हुआ, कलरलेस सॉल्यूशंस बने। अब मैं इनको मिक्स करूंगा तो देख क्या हुआ बेटा, मैंगो शेक बन गया। ठीक है बेटा, ये मैंगो शेक नहीं है, ना ये जादू है, ये क्या है बेटा, ये साइंस है, इसके बारे में हम समझते हैं आखिर क्या हुआ। बेटा देखिए, हमने जो पहले ऑब्जर्व किया वो लिख लेते हैं। बेटा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इन दोनों को हमने देखा, इन दोनों के सॉल्यूशन के कलर क्या होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व किया कि उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है येलो कलर बन जाता है। ठीक है, येलो कलर जो है बेटा इस तरीके से बन जाता है। और बेटा इसको अगर मैं थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता तो क्या होता है, जब इसे छोड़ देते तो ये नीचे बैठ जाता है येलो कलर। ऐसा किस लिए, क्योंकि बेटा ये अच्छे से ये अच्छे से क्या, ये घुलता ही नहीं है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ये नहीं घुलता। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेट भी देखिए बेटा क्या लिख रखी है मैंने, एस। ओके, ये बेटा क्या बन जाता है, PbI2। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसने अपना पार्टनर बदल लिया। पीबी ने NO3 को छोड़ के किसके साथ दोस्ती कर ली, आयोडीन के साथ, और बना लिया लेड आयोडाइड। क्या बना लिया, लेड आयोडाइड। ऐसे के और NO3 साथ में बच गए, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। पीबी और NO3 इस तरीके से थे, और K प्लस I माइनस। ओके, अब क्या होगा, पीबी आई के साथ जुड़ गया, PbI के साथ जुड़ गया, और क्या बना लिया, PbI2। ऐसे अब इन दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया बेटा, KNO3। इसका कलर क्या होता है बेटा, येलो कलर, इसीलिए हमको दिखा येलो कलर का सब्सटेंस उसमें। ठीक है, अब बेटा जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है यानी कि लेड आयोडाइड, बेटा ये इनसॉल्युबल होता है, और मैंने आपको बताया था इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब रिएक्शन के दौरान बनेंगे तो उसे हम कहते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, प्रेसिपिटेट ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन के दौरान बनती है, जो इंसॉल्युबल चीज होती है। ठीक है, इनसॉल्युबल होगी, ये रिएक्शन के दौरान बनती है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी पार्ट 1 में, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने बताई थी कि उसके साइंस होते प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो बेटा ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बना इसलिए बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ में ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, अभी जो KNO3 है बेटा, ये बेटा कलरलेस होता है। ओके, ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है बेटा, ये कलरलेस सॉल्यूशन क्या है, KNO3 है। ओके, समझ गया बेटा, आगे बेटा और इसके एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के। बेटा हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 साथ में सोडियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करा है बेटा, क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी अपने पार्टनर्स को बदल लिया। Ag किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, क्या बना लिया, AgCl। NO3 किसके साथ जुड़ गया, Na के साथ, क्या बना लिया, NaNO3। ओके बेटा, अब ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, मैं आपको कलर बताता हूँ, दोनों बेटा कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। ये बेटा AgCl आपको पता ही होगा, व्हाइट कलर का, आपको याद है जब हमने डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड पढ़ा था, तो बेटा ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ये बना लेता है व्हाइट PPT, और बेटा ये जो NaNO3 होता है बेटा, ये होता है कलरलेस। ओके, ठीक है, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, और यहाँ पे भी PPT बना, इसे फिर से क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समझ गया। नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल देखिए, बेटा इसमें मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या लिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनको मिलाया तो बेटा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो Na है ये मेरा किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, इसने Cl से दोस्ती कर ली। और क्या हुआ, एक मिनट, और क्या हुआ, OH किसके साथ जुड़ गया, H के साथ, और उसने क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है, अपने पार्टनर्स बदल लिए। अब बेटा यहाँ पे देखिए जो NaCl है, इसके आगे मैंने S नहीं लगाया, AQ लगाया, क्यों बेटा, NaCl क्या होता है, नमक, नमक तो पानी में अच्छे से मिल जाता है ना, ये तो इंसॉल्युबल है नहीं, तो मैं S क्यों लिखूं, ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये इनसे सॉल्युबल सॉल्यूशन बना लेता है, इसलिए इसको AQ लिखा है। ओके,
बेटा इसमें सारी चीजें जो इस रिएक्शन में सारी की सारी कलरलेस होती है, यानी कि NaOH, HCl, NaCl एंड H2 सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन नहीं कहते, ना ये होता है प्रेसिपिटेशन, इसको बेटा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ओके, आगे पढ़ेंगे इसको। बेटा नेक्स्ट मेरा रिएक्शन है सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। बेटा इसमें भी ये दोनों चीजें बेटा क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। इसमें बेटा जो BSO4 बनता है बेटा ये व्हाइट PPT होता है, ठीक है, व्हाइट PPT होता है, और NaCl आपको पता है कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गया बेटा। अब बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं। बेटा आगे क्या है, अभी हमने 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। अब हम 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। बेटा 5th टाइप है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, पहले एक एक को समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, पहले इसको समझते हैं एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है बेटा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस के साथ एडिशन हो जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से हट जाना, क्या हुआ, हाइड्रोजन का हट जाना, इसे भी ऑक्सीडेशन हम मान लेंगे। अभी 2 कंडीशन ऑक्सीडेशन की, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों हो तभी हम मानेंगे, कोई एक भी कंडीशन होगी तो मैं मान लूंगा। या तो किसी सब्सटेंस से कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए वो एक्स है वो नहीं, मान लीजिए एक्स है वो सब्सटेंस, ठीक है। उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन है ये। या फिर उस सब्सटेंस से H माइनस हो गया, हट गया H, तो भी मैं इसे क्या कहूंगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहूंगा। समझ गए आप, 2 में से एक भी फॉलो हुई मैं उसे ऑक्सीडेशन मान लूंगा। नेक्स्ट बेटा रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बेटा रिडक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है इसका। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसी सब्सटेंस के साथ, यानी किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन हट जाएगी, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो भी इसे रिडक्शन कहते हैं। कोई एक होगा मैं मान लूंगा रिडक्शन है। समझ गए, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको इस तरीके से। ऑक्सीडेशन बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन, नाम में ही ओ आ रहा है पहले, तो मैं यानी कि प्लस होना ओ का, या माइनस होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, माइनस हो या फिर प्लस H, समझिए, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बेटा इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन का। बेटा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कॉपर को लिया, कॉपर का आपको कलर पता ही होगा बेटा क्या होता है, ब्राउन कलर, ये आपको दिख रहा है, ये बेटा कॉपर है। इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो बेटा क्या बन जाता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर का किस लिए हो जाता है, क्योंकि बेटा ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके, आप समझ गए ये बात। अब बेटा यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, कॉपर जो था बेटा उसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई, प्लस हो गया ऑक्सीजन का। जब प्लस होता है ऑक्सीजन को तो हम उसे क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया है बेटा, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है बच्चा। अब नीचे देखते हैं, नीचे रिएक्शन है, इसमें क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो अभी काली पड़ी थी, ये जो ब्लैक पाउडर है, इसको मैंने क्या करा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, H2 लिखा बेटा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो ये फिर से कॉपर में बदल गया, कॉपर और साथ में मेरा वाटर बना। ये इस तरीके से रिएक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए बेटा, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कॉपर एंड H2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है बेटा, CuO को देखिए, यहाँ पे क्या हो बेटा, ऑक्सीजन हट गई, माइनस हो गया ऑक्सीजन का, CuO से सिर्फ Cu रह गया, ऑक्सीजन हट गई, तो बेटा इसको कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, समझ गए आप। बेटा ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस सब्सटेंस के मैं बारे में आपको बताता हूँ। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे कॉपर जो वो क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कॉपर जो ये क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, कॉपर का हुआ, तो यही हमारा है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। इसी प्रकार बेटा CuO का रिडक्शन बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि कॉपर का रिडक्शन होगा, हमें बोलेंगे CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu,
ओके, यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। ओके, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, वो है CuO। CuO का हमारा हुआ है, CuO है हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ओके, यही बात यहाँ पे लिखी कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, जिसने ऑक्सीजन को पा लिया। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होता है, जिसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, या इसके दूसरे और भी कंडीशन, या तो हाइड्रोजन को हट जाना या फिर हाइड्रोजन का गेन कर लेना। ओके, अच्छा बेटा, क्या ये दोनों रिएक्शंस अलग ही अलग होते हैं, मतलब एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरा रिडक्शन होगा, या फिर ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं? बेटा जनरली ये दोनों साथ में ही होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ में ही होते हैं, और इनको मिलाकर हम कह देते हैं दोनों को रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, दोज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। बेटा हमने जिंक ऑक्साइड को लिया, कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या बन गया? जिंक, यानी कि माइनस हो गया होगा। अब माइनस हो क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? ठीक है, आप सिंपली ऐसे याद रखिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मैंने बताया ओ पहले आ रहा है, यानी कि प्लस होना ओ का। ठीक है, -H। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है बेटा? इसका अपोजिट, -O एंड +H। ओके, अब बेटा पे माइनस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो बेटा क्या है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। बेटा क्या आपको इसी एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन दिख रहा है? कहीं ऑक्सीडेशन दिख रहा है कि हो रहा है? बिल्कुल, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, प्लस हो गया, और प्लस हो ये होना क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल समझते हैं। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड को, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड है ये, मैंगनीज ऑक्साइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बना बेटा? मैंगनीज क्लोराइड और वाटर, और साथ में बना क्लोरीन। ओके, मैं इसको जरा हटा देता हूं, आप नाम नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन हट गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। क्या इसी एग्जांपल में आपने ऑक्सीडेशन देख पाया अभी तक? मैं दिखाऊं? देखिए HCl है, Cl2 बन गया, -H हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो क्या मैं इसे ऑक्सीडेशन कहूं या रिडक्शन कहूं? मैं इनको दोनों मिला के कहता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, या सिंपली मैं शॉर्ट में कह देता हूं रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air and changes into white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? कह रहा है बेटा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, याद आया हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा क्या यहाँ पे मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ है? ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा आपको रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बेटा मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऑक्सीजन जुड़ने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो बेटा मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है बच्चा, बेटा अभी तक हमने खत्म कर दिए हैं, अब हमने पांचों टाइप के रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन खत्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ओके बेटा, हमने एक रेस्पिरेशन, याद है आपको रेस्पिरेशन पढ़ा था? रेस्पिरेशन कहाँ पढ़ा था हमने? एक्सोथर्मिक में। बेटा रेस्पिरेशन जो था वो भी एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसमें क्या था? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें दे रहा था। ठीक है,
तो मतलब वो हमारे फायदे की चीज ऑफ कोर्स एनर्जी दे रहा है। तो क्या ऑक्सीडेशन सारे हमें फायदे की चीज फायदेमंद ही होते हैं या कुछ नुकसानदायक भी होते हैं? बेटा ऑक्सीडेशन से हमें नुकसान भी काफी होते हैं, ठीक है। आपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, जैसे अलमीरा वगैरह होती है, अलमीरा होती है आयरन की, या गेट्स आयरन के होते हैं, रेलिंग्स वगैरह होती हैं घरों में। तो ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपने देखा वो खराब हो जाती है, उनपे ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है, आयरन रस्ट। तो वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन खराब भी होती है, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें क्या हानि है? तो पहली हमें हानि है बेटा कोरोजन। कोरोजन होना, बेटा कोरोजन क्या होता है? द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स इन द रिएक्शन इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रक्शन होना एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के एक्शन की वजह से, इनसे हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा? कोरोजन। ओके। जैसे आयरन पे रस्ट लग जाना, ठीक है। आपने कॉपर का आपके घर में लोटा वगैरह होगा, यूटेंसिल्स होंगे, तो बेटा आपने देखा होगा कि वो ऐसे शाइनी होते हैं, ब्राउन शाइनी सरफेस होती है, कैसी हो जाती है, ये ब्लैक एंड ग्रीन, ग्रीन टाइप का इस पे लग जाता है, एक लेयर लग जाती है, ठीक है। तो इसे कोरोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं मम्मी वगैरह के सिल्वर कलर के, कैसे में बदल जाते हैं बेटा, ये देखिए ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सब क्या है, कोरोजन है, कोरोजन के एग्जाम्पल। अब बेटा तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आयरन रस्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। ये किस कलर की होती है बेटा? रस्ट ब्राउन कलर की होती है, साफ दिख रहा है हमको इमेज में, ओके। रिएक्शन क्या बेटा होता है यहाँ पे? बेटा आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिलके बेटा क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बेटा यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है मैंने, कोई नंबर क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ पे कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई जरूर फिक्स नंबर नहीं है, यानी 1 2 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आयरन रस्ट का? Fe2O3 डॉट XH2O। इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ओके। कंडीशंस क्या है बेटा इस रिएक्शन में? आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। आयरन अगर ऑक्सीजन से मिल रहा है या वाटर से मिल रहा है तभी तो हो रहा है रस्ट। यानी अगर दो में से एक हटा दूं तो नहीं हो पाएगा, यानी ऑक्सीजन को हटा दूं या फिर वाटर को हटा दूं, ठीक है। यानी दोनों होने चाहिए तब जाके आयरन रस्ट हो पाएगी, ओके। अब बेटा बात करते हैं कॉपर की। बेटा कॉपर पे जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसको हम कहते हैं पैटिना, ठीक है। पैटिना कहते हैं। इसका बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है? बेस केमिकल नेम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है? CuCO3 डॉट CuOH2, ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्या था? सिल्वर। बेटा जो सिल्वर पे जो कोरोजन आती है उसे बेटा कहते हैं टार्निश। क्या कहते हैं बेटा? टार्निश कहते हैं। बेटा इसका नेम क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड इसका नेम होता है। Ag2S इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ब्लैक कलर के होते हैं इसीलिए ब्लैक कलर का इसके ऊपर लेयर बन जाती है, ठीक है बच्चा। अब ये कैसे बनता है? जो हमारे सल्फर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिल्वर से रिएक्ट करके Ag2S की लेयर बन जाती है, ठीक है बेटा। अब क्या इनसे बचा जा सकता है कोरोजन से? बिल्कुल बचा जा सकता है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कैसे बचा जा सकता है जानते हैं बेटा। पेंटिंग करके आपने देखा होगा लोग कुछ टाइम बाद चीजों को पेंट करते रहते हैं, जैसे अलमीरा को, सॉरी अलमीरा तो नहीं करते हैं जनरली, रेलिंग्स वगैरह को, रेलिंग्स को, गेट को आपने देखा होगा दिवालियों पे पेंट करते रहते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सुंदर दिखने के लिए करते हैं बेटा, कोरोजन से बचने के लिए भी सब किया जाता है, ठीक है। होता क्या पेंटिंग से? प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। बेटा जब मेरा गेट है या आयरन है बेटा उसके ऊपर मैंने पेंट लगा दिया, तो अब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो है नहीं ना एयर के कांटेक्ट में, तो दोनों अब नहीं मिल पा रहे हैं आयरन को, तो रस्ट तो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो मेरा आयरन बच गया, ठीक है। आगे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयल या ग्रीस लगाने से भी क्या होता है? हमारा कांटेक्ट नहीं, सेम वही रीजन है, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आ पाता इसलिए हमारा मेटल सरफेस बच जाता है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द मेटल सरफेस। नेक्स्ट गैल्वनाइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? आयरन का कोई भी एक चीज है मान लीजिए, ठीक है, उसको क्या करा हमने? जिंक, जिंक जो होता है जिंक में हमने उसको डिप कर दिया। अब क्या हुआ? बार बार जिंक लग गई, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं जिंक बार बार लग गई। अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर होगा वो सबसे पहले जिंक को खाएगा, मतलब जिंक को कोरोड करेगा, जिंक को खराब करेगा, हमारी आयरन बच गई, तो बच गया हमारा, ठीक है। तो जिंक से क्या हुआ? प्रिवेंट हो गया रस्टिंग हमारी, ओके। हाँ हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें जिंक तो हमारी गई, ऐसा नहीं कि दोनों बच जाएंगे, जिंक हमारी चली जाएगी, ठीक है, ओके।
आगे नेक्स्ट मेथड है बेटा अलॉइंग। क्या करना, कई सारे मेटल से मिला के एक ऐसी चीज बनाना, ऐसा अलॉय बनाना जो आयरन से काफी ज्यादा हद तक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको रस जल्दी नहीं लग रही। जैसे स्टेनलेस स्टील, आजकल रेलिंग आने लगी स्टेनलेस स्टील की, उनमें बेटा जंग जल्दी नहीं आती है, ठीक है, बहुत टाइम बाद आएगी। ओके, उसे ऐसे हर साल पेंट करने की जरूरत नहीं है। बेटा अब हमने पढ़ लिया कोरोजन हमारा खत्म हो चुका है। बेटा कोरोजन में हमने क्या पढ़ा, मेटल्स पे जंग आना। ओके, मतलब मेटल कोरोड होना। बेटा क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन सिर्फ मेटल्स पे ही नुकसान पहुंचाता है? नहीं बेटा, ये हमारे खाने पीने की चीजों को भी नुकसान पहुंचाता है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दूसरी हानि है। दूसरी हानि क्या होती है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि फैट्स और ऑयल जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना और उसमें से एक गंदी स्मेल आना, उनका टेस्ट खराब हो जाना, इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, ये तो आपने फील ही किया होगा या आपने देखा ही होगा घर में, या कोई चीज बनी है या वाले चिप्स वगैरह आए, काफी टाइम तक उन्हें खुला रख दो आप, तो क्या होगा, उनमें से गंदी सी बदबू आने लगती है और अगर आप खाओगे तो उनका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब बच्चों इससे बचा कैसे जा सकता है रेंसिडिटी से? एयर टाइट कंटेनर में चीजों को क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो या फिर फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में। ओके, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को मिला दो, या फिर फ्लशिंग पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस, या फिर पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस डाल दो। अब क्या हो बेटा, ये तो आपने देखा होगा लेज में गैस आती है, काफी आपने देखा होगा लेज में भरी सी होती, पफी होती है, ऐसा क्यों? बेटा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऐसा क्यों? उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं बेटा? बेटा इसलिए डालते हैं ताकि ऑक्सीजन ना आ पाए, ठीक है। अब वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन आएगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो हम रेसिडिटी से बच गए। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसी पैकेट जिसमें हवा नहीं होती, पिछली होती, कोई लेता ही नहीं। अगर कोई ले भी ले तो बेटा उसमें लेस खराब होते हैं, ठीक है, उनका टेस्ट खराब होता है क्योंकि रेंसिडिटी हो चुकी होती है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। हमने बेटा इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, फिर हमने लास्ट में इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़े। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो बेटा लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि बेटा आप इसी तरीके से और आने वाले चैप्टर्स को पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू बेटा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और जो ना समझ में आए टॉपिक्स प्लीज उसको कमेंट में लिखना, तो मैं या तो आपको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, या तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा वहीं पे, या फिर कोई नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको समझाना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा मोटिव फेल है। ओके, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट में कर देना। एंड थैंक यू, बाय बाय बेटा।